हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये लेक्चर नंबर 4 है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके पहले हम लोग ने कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला और उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जैसे कि लिविलिस थ्योरम, मोरेरास थ्योरम, ये सारी चीज़ें हमने पिछले 3 वीडियोस में डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बेसिस पे आए या रियल एनालिसिस के बेस पे। इसके क्वेश्चन एक ही बनते हैं, चाहे वो रियल एनालिसिस पे या कॉम्प्लेक्स, बट दोनों में से किसी में भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और कैसे आप उस क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर बता सकते हो। एक इंपॉर्टेंट तो ये है कि जब भी आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के क्वेश्चन आते हैं वो आप श्योरली उसको करोगे और ये क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस नहीं होते। सेकेंड, कि इस क्वेश्चंस में आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में जिसे आप देखते ही उसका आंसर बता सकते हो और जो आपके टाइम है वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे आप दे सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको हर एक, चाहे वो रियल एनालिसिस में हो, चाहे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, मॉडर्न अलजेब्रा में या लीनियर अलजेब्रा में, हर टॉपिक में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप इजीली कर सकते हो और क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। अप्लाइड में भी ऐसे बहुत सारे सेक्शन हैं, जैसे कि पीडीई में आपको मिल जाएगा एलिप्टिकल वाला, सीओई में भी आपको मिल जाएंगे एवलर्स थ्योरम के बेस पे, और इसके अलावा रिजोल्वेंट कर्नल के एग्जाम्पल आपको इंटीग्रल इक्वेशन में और न्यूटन रैप्सन मेथड, इस तरीके से न्यूमेरिकल में। तो हर एक टॉपिक में आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जो आप इजीली बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में ऐसे ही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसके बाद आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, क्योंकि मैं आपको हर एक में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन मिल जाएगा। आप सभी पिछली सारी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज हम सारी चीज़ को कवर कर रहे हैं, और उसका पीपीटी भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये क्वेश्चन है, पहले मैं आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का बोर्ड पे आपको डेफिनेशन और कौन कौन से शॉर्ट ट्रिक है जिसका यूज करके आप डायरेक्टली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर सकते हो। तो पहले हम लोग बोर्ड पे डेफिनेशन की फॉर्मूला क्या है जिसका यूज करके हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद आके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं बोर्ड पे और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, पहले तो हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं या कैलकुलेट करते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an रेज टू 1/n मॉड an रेज टू n/n, और यही किसके इक्वल होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an। तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे एग्जाम्पल पे। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला होता है, और आर को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो अगर हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करना है तो इसका यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग यूज करेंगे शॉर्टकट मेथड, जिसका यूज करके क्वेश्चन को देखते ही, जैसे हम किसी पावर सीरीज को देखेंगे तो हम लोग पावर सीरीज को देखते ही क्या बता सकते हैं कि वो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, कि अगर सपोज हमारे पास कोई एक पावर सीरीज दिया है an z रेज टू n, n इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। सपोज ये हमारे पास एक पावर सीरीज है, तो इस पावर सीरीज का हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जिसमें हमने अभी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला देखा। तो सबसे पहले आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। आपको याद रखना है पॉलिनोमियल फंक्शन का, अगर an हमारा कोई पॉलिनोमियल है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा 1 होगा। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस p ऑफ n an का, अगर सपोज ये हमारे पास एक पावर सीरीज गिवन है तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा
वो हमेशा कितना होने वाला है 1। तो कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी 1। ये एक चीज याद रखना है। अब एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पी ऑफ एन को एन ले रहा हूं, तो ए एन क्या हो गया हमारे पास एन, क्योंकि वो एक पॉलिनोमियल है। तो जब 1 अपॉन आर कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, सिंपल एन प्लस 1 अपॉन एन। तो इसका आंसर क्या होता है 1। तो देयरफॉर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 1 दैट इज 1। तो ये तो एक सिंपल एग्जांपल की मदद से देख सकते हैं, या फिर अगर मैं कोई इन जनरल पॉलिनोमियल ले लूं तो भी उसका आंसर क्या आने वाला है 1। तो ये आपको चीज क्लियर आ गई। अब ये चाहे डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो तो भी इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 होगा। अगर सपोज पी ऑफ एन अपॉन में है तो भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 होगा। सपोज फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल के साथ मैं कोई और ए एन निकाल दूं, और पॉलिनोमियल को छोड़ने के बाद अगर सपोज इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर आ रहा है, तो किसी भी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करने पे भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना होगा 1 ही होने वाला। ये सब हम लोग रिजल्ट यूज करने वाले हैं। तो आपको याद रखना जब भी पॉलिनोमियल आएगा सिंपल आपको क्या कहना है कि उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। सेकेंड कॉन्सेप्ट, जब भी ए रेस टू एन ए एन जेड रेस टू एन वेयर ए एन की वैल्यू सपोज ए रेस टू एन, तो हमेशा याद रखना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा कितना आने वाला है 1 अपॉन ए। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। एग्जाम्पल की मदद से इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 रेस टू एन जेड रेस टू एन, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करना है। तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन मॉड ए एन होल रेस टू 1 बाय, ठीक है, या फिर मॉड ए एन रेस टू 1 बाय। तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन के प्लेस पे क्या लिख देंगे 2 रेस टू एन, पॉजिटिव है तो मॉड का कोई मीनिंग नहीं है, तो देयरफॉर 2 रेस टू एन बाय एन कैंसिल होकर सिंपल क्या आ जाएगा 2। तो देयरफॉर आर की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 बाय 2। तो सिंपल जब भी आपको ए रेस टू एन दिया तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 1 बाय एन। तो ये इजीली हम लोग किसी भी ए रेस टू एन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं ए रेस टू एन से तो ये ए कैंसिल होकर क्या आ जाएगा सिंपल ए, और यहां पे 2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा ए। तो ये प्रूफ हो गया। तो आगे से कहीं भी इस फॉर्म में अगर दिखे तो समझ जाना उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 2 होगा। और अगर ये 2 रेस टू माइनस एन है तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 2, और प्लस है तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 बाय 2। सिंपल मेथड। तो ये हमारे पास सेकेंड कॉन्सेप्ट आ गया जो आपको रिटेन करके रखना है। पहला पॉलिनोमियल का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1, और जब भी ए एन की वैल्यू ए रेस टू एन होगा तो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 बाय ए। थर्ड पॉइंट, जब भी ए एन की वैल्यू लॉग एन होगी तो भी आप प्रूव कर सकते हो बाय एल ऑपिटल रूल कि आर की वैल्यू क्या होगी 1। सिंपल लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन, तो एक काम करो मैं आर को ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 भी लिख सकता हूं, क्योंकि ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन है तो हम एक काम करते हैं आर के प्लेस पे ये लिख देते हैं। तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी लॉग एन अपॉन लॉग एन प्लस 1। सिंपल सी बात है बाय एल ऑपिटल रूल। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि दोनों इंफिनिटी इंफिनिटी बाय मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसका डेरिवेटिव 1 बाय एन और इसका डेरिवेटिव एन प्लस 1। तो क्लियरली इसका एलिमेंट क्या आ जाएगा 1। तो देयरफॉर जब भी आपके सामने कोई लॉग एन आ जाए तो आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जन डायरेक्टली क्या लिखना है 1। ये थर्ड पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 4, जब भी आपको रेट पता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट एन टेंस टू पॉलिनोमियल में अगर एन फैक्टोरियल, या फिर मैं सिंपल ऐसे लिख देता हूं ए एन जेड रेस टू एन। अब ए एन के प्लेस पे या तो मैं सिंपल एन रेस टू एन लिख दूं या एन फैक्टोरियल लिख दूं,
इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर इंफिनिटी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू इंफिनिटी। कब? जब ये अपॉन में होगा। लेकिन यही चीज अगर न्यूमरेटर में हो तो आर की वैल्यू आ जाएगी 0, कि वो कहीं भी कन्वर्जेंट नहीं होता है। लेकिन यही सपोज अगर 1/n फैक्टोरियल 1/n⁻n है तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा? 0। लेकिन अगर n फैक्टोरियल n⁻n है, सॉरी ये हर जगह है तो इसका मतलब इंफिनिटी, ये कहीं भी नहीं है, इसके लिए इसका क्या आ जाएगा? 0। 0 मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जन 0 है, कि सिर्फ ये कहीं भी 0 नहीं आएगा। लेकिन जब मैं इंफिनिटी बोल रहा हूं तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का लेंथ कितना? पूरा, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे क्या आ जाएगा? वो कन्वर्जेंट आ जाएगा। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट इंफिनिटी। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको नोट करना। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल an(z)n(k) के फॉर्म में आ गया, इस तरीके से आ रहा है, तो सिंपल आपको याद रखना है, अगर सपोज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट इसका r है तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट आ जाएगा 1/k। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 2n z(2k) है और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट निकालना है, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट क्या होगा? सिंपल सी बात है 1/2। लेकिन 2 है तो इसको रूट ले लो, 2/1/2 मतलब 1/√2। ऐसे 2⁻n होगा तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट 2, और अगर z(2k) है तो रूट के, z(3k) है तो क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 5। ऐसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर an(z)n, इसका सपोज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट r है इस पावर सीरीज का, तो an(k) z(n) का जो पावर सीरीज आएगा वो r/k। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है। और कभी कभी क्या होता है कि जो an की वैल्यू है जो हम निकालते हैं, ठीक है, तो इसमें से जैसे फॉर एग्जांपल मैं an की वैल्यू निकाल रहा हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और इसकी बहुत सारी वैल्यू आ रही, सपोज a1 a2 तो हम लोग उसमें से क्या ले लेंगे? सुप्रीमम। हमेशा याद रखना है, अगर इसकी एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो हमेशा हमें क्या लेना होता है? उसको सुप्रीमम लेना होता है। ये पॉइंट भी हम लोग यूज करेंगे। ये मतलब ये n⁻1/n या फिर रेशियो टेस्ट की वैल्यू, अगर सपोज हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यू मतलब a1 even और के लिए डिफरेंट आ रहे हैं, तो उसमें जो सुप्रीमम होगा वो सारे पॉइंट हम लोग लेंगे। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अभी हम लोग एग्जाम्पल की मदद से जल्दी सॉल्व करते हैं। पहला z(n)n(n). एग्जाम्पल नंबर 1, आपको क्वेश्चन देखते ही बताना है 1/n(n) मतलब an की वैल्यू 1/n(n). ये कौन सा पॉइंट था? आई थिंक वो आप लोग नंबरिंग याद रख लो, 1 2 3 4 पॉइंट। अगर ये n(n) है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में आ रहा है, मतलब एवरीवेयर कन्वर्जेंट, हर जगह कन्वर्जेंट है, मतलब r की वैल्यू इंफिनिटी। तो पहले का आंसर क्या आ गया? r इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के वो देखते हैं। सेकेंड, सपोज अगर मेरे पास an 2⁻n 1 + in² दिया है, तो पावर सीरीज कैसे हो जाएगा? 2⁻n z(n)/1 + in²। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, पॉलिनोमियल हटा दो, क्योंकि पॉलिनोमियल के साथ कोई भी फंक्शन आता है उसी का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट निकाल दो। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट 1/ माइनस में ना, सिंपल सी बात है, इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को देखते ही उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट बता सकते हो। थर्ड पॉइंट, समेशन k/kn z(n). अब जब भी इस टाइप का आ जाए आपके सामने फैक्टोरियल का, तो आपको थोड़ा रेट पे ध्यान देना है। दोनों में से रेट किसका ज्यादा है? देखो ये n फैक्टोरियल का k है और ये k इंटू n का फैक्टोरियल है। अगर आपको इनइक्वालिटी पता होगा तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जन ज्यादा है। तो जिसका रेट ज्यादा होगा, सपोज ये चीज अगर इस तरीके, दो क्वेश्चन बना सकता हूं उसमें मैं, एक तो इस तरीके से लिख सकता हूं
तो इसका आंसर आ जाएगा k रेस टू के। लेकिन यही सपोज इसी को मैं उल्टा कर दूं तो इसका आंसर आ जाएगा 1/k रेस टू के। अब इसको प्रूव कैसे करना है, सिंपल हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1, ये आपको पता है r होता है, मैंने उल्टा कर दिया, an प्लस 1 अपॉन an 1 अपॉन r होता है, तो सिंपल ये लेके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब an क्या है मेरे पास, n फैक्टोरियल रेस टू के अपॉन के n का फैक्टोरियल, ठीक है। और सेकेंड क्या कह रहा है कि an प्लस 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल रेस टू के, और ये हो जाएगा k n प्लस 1 रेस टू के फैक्टोरियल, मतलब k इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब थोड़ा ध्यान से देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको तो मैं एज इट इज रख देता हूं, और के एन फैक्टोरियल को भी एज इट इज। अब यहां से क्या आ जाएगा, ये n प्लस 1 का फैक्टोरियल रेस टू के, तो मैं तो एक को लिख सकता हूं n प्लस 1 रेस टू के, और एक लिख सकता हूं n फैक्टोरियल रेस टू के। अब इसको ध्यान दो, इसका मतलब क्या है कि के एन प्लस के फैक्टोरियल ना, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं के एन प्लस के माइनस 1, ऐसे कहां तक जा सकता हूं, के एन का फैक्टोरियल, फिर के एन प्लस 1, के एन प्लस 2, सॉल्व अप टू के एन प्लस के। तो इससे होगा ये कि ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, अब से बच क्या रहा है, ये पॉइंट, ये पार्ट बच रहा है और ये पार्ट बच रहा है, मतलब यहां से हमारे पास आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब मैं काम करता हूं, हर एक में से n कॉमन ले लेता हूं, और कितने टाइम्स आएगा, k टाइम्स। अगर मैं यहां से कॉमन लो n को, तो कितने टाइम्स कॉमन आ जाएगा, k टाइम्स। तो यहां पे बचेगा क्या, k प्लस k बाय n, फिर n कॉमन ले लेंगे तो k प्लस k माइनस 1 बाय n, सॉल्व अप टू, ऐसे लास्ट में ये क्या होगा, के एन प्लस 1, तो k को n को कॉमन ले लूंगा तो k प्लस 1 बाय n अपॉन, यहां से अगर मैं n रेस टू n कॉमन ले लूंगा तो n रेस टू k 1 प्लस 1 बाय n। अब मैं जब इस पे लिमिट अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो लिमिट जब मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं, ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, और ये तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे k कितने टाइम्स बचेंगे, k रेस टू k टाइम्स, और ये भी 0। अब ये n नहीं है, अगर n होता तो इसका आंसर e आता, बट यहां पे क्या है 1 प्लस 1 बाय n, सिंपल ये n और ये कोई नंबर k होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया किसका आंसर क्या आ गया, k रेस टू k। अच्छा, और एक टर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी n फैक्टोरियल बाय n रेस टू n, ये टाइप के आ जाता है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी, इसका भी आंसर 0 या पूरा इन्फिनिटी नहीं आता है। सपोज an इज इक्वल टू n फैक्टोरियल रेस टू n और n रेस टू n अपॉन n फैक्टोरियल। अगर एक कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, ताकि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो डायरेक्टली क्वेश्चन को देखते ही हम उसका आंसर बता सकते हैं। अब r इज इक्वल टू को मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये देखो पॉजिटिव सारे टर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉड हटा देते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा, सपोज ये वाला लेते हैं, तो n फैक्टोरियल अपॉन n रेस टू n, और जब n प्लस लेंगे तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और ये n प्लस 1 रेस टू n प्लस 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n रेस टू n। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको ब्रेक कर सकता हूं, n प्लस 1 रेस टू n और n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और n फैक्टोरियल। यहां से देखो क्या क्या कैंसिल होगा, ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया, सिर्फ बच क्या रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो ये n प्लस 1 बाय n है, तो मैं इसको सिंपल क्या ले सकता हूं, 1 प्लस 1 बाय n रेस टू n, जिसकी लिमिट आती है e। तो r इज इक्वल टू e हो गया, कब, जब ये वाला होगा। तो याद रखना है, इसमें रेट किसका ज्यादा है, n रेस टू n का, तो e ऊपर आ रहा है। इसमें रेट किसका ज्यादा है, n रेस टू n का। जब इसका रेट ज्यादा है तो आंसर कितना आएगा, e, और जब इसका रेट ज्यादा है तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 बाय e। तो आपको ये पॉइंट याद रखना।
तो n फैक्टोरियल बाय n रेस टू n, जब भी ये वाले टर्म आएंगे तो इसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है, e, और जब भी ये वाला आएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/e। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे। बाकी और किसी अलग अलग टाइप के आएंगे तो हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग पीपीटी पे सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, कितने कितने टाइप के हैं और आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करके आंसर्स निकाल सकते हो, जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। बाकी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिससे आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे पहले मैंने सारे किसके क्वेश्चन निकाले, पॉलिनोमियल के। तो जब भी पॉलिनोमियल आएगा आपको माइंड में रखना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1। जब भी लॉग के आएंगे तब भी आपको याद रखना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1। लॉग के साथ अगर कोई आ रहा है फंक्शन तो आपको याद रखना लॉग को छोड़ दो, जो फंक्शन है an जो अभी आपको गिवन है उसके रिस्पेक्ट में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालो और वही आपका होल पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। पॉलिनोमियल के साथ कोई दूसरा an आ रहा है तो भी आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल को साइड में रखना है, उस an के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करो और पूरे होल पावर सीरीज का वही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। n फैक्टोरियल हो या n रेज़ टू n हो, अगर वो न्यूमरेटर में आता है तो आपको याद रखना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0। अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटिव। जब भी an a रेज़ टू n होगा तो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/n। अगर z में कोई भी सपोज kn है तो आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस z रेज़ टू n के लिए निकाल लो और जो भी k है उसको रूट में ले लो। यानी कि अगर k के प्लेस पर 2 है तो स्क्वायर रूट, 3 है तो क्यूब रूट, 4 है तो फोर्थ रूट। इस तरीके से nth रूट के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। और क्या हमने डिस्कस किया, जब भी n फैक्टोरियल बाय n रेज़ टू n आता है तो उसका आंसर e होगा, और जब n रेज़ टू n बाय n फैक्टोरियल होगा तो उसका आंसर 1/e। इसके अलावा हमने एक स्पेशल टाइप का देखा था कि k फैक्टोरियल रेज़ टू n और k इंटू n फैक्टोरियल, जिसका आंसर आया था k रेज़ टू k। तो ये सारे पॉइंट आपको याद करने होंगे। तो ये सब पॉइंट आपको पता, और ये कैसे होगा, जितने आप क्वेश्चंस सॉल्व करोगे और हर 15 दिन में या हर 20 दिन में आप इसको चेक करते रहोगे तो आपको होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, सिर्फ आपको पता होनी चाहिए चीजें कि ऐसे ऐसे होती है और आपको याद होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चंस को हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि इसमें ऐसा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा और किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है इस सीरीज का। अब ध्यान से देखो an क्या है, तो आपको an मिल रहा है n रेज़ टू a। अच्छा ये n रेज़ टू a है क्या, ये कोई भी रियल नंबर है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं ये पॉलिनोमियल तो नहीं है, बट इन जनरल ये होता है कि जब भी n रेज़ टू a कोई भी रियल नंबर हो, आपको याद रखना है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा 1 हो। हालांकि पॉलिनोमियल में पावर k होता है, बट इसके केस में भी आंसर हमेशा क्या आएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 होगा। और हर एक वैल्यू के लिए तो इसका आंसर हमेशा कितना आने वाला 1। कैन नॉट से ए चाहे जो भी हो, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, ए पे नहीं डिपेंड करने वाला है। डाइवर्जेंस होगा हर एक वैल्यू के लिए, ये भी रॉन्ग। डाइवर्जेंस होगा कुछ वैल्यू के लिए नहीं, तो ये इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा 1 होगा। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि p ऑफ x अगर एक पॉलिनोमियल है रियल वेरिएबल x का k ग्रेटर देन 1, कंसिडर दी पावर सीरीज। आपने एक पावर सीरीज ले लिया जिसमें an के प्लेस पे p ऑफ n डाल दिया, और कह रहा है कि z इज अ कॉम्प्लेक्स देन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। यही क्वेश्चन हम लोग करते हुए आ रहे हैं कि जब भी आपको an के प्लेस में कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाए तो आपको हमेशा ये चीज याद रखना माइंड में कि उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना होगा 1। तो सेकेंड पॉइंट, इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है और जो कि नेट में पूछे गए, मतलब नेट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आपको बिना सॉल्व करे, बिना पेन उठाए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है और ये कब पूछा गया था, जून 2016 में। यानी कि लगातार इस पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे कंटिन्यू क्वेश्चंस बन रहे हैं, चाहे मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करूं या रियल एनालिसिस की। p ऑफ x अगर एक पॉलिनोमियल है डिग्री d ग्रेटर देन 2 का, देन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज pn z रेज़ टू n क्या होगा। फिर से पॉलिनोमियल आ गया तो सिंपल सी बात है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस
1। ये क्वेश्चन कब आया था? CSIR नेट जून 2016 में। कितना टाइम लगा? सिर्फ आइडेंटिफाई करना an, और आपको सारे पॉइंट क्लियर है कि किस किस का आंसर क्या होगा, किसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, तो आप डायरेक्टली उस पर आंसर टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल दिख रहा है, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, n+1 लीनियर पॉलिनोमियल। इसे सॉल्व करेंगे, एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, ऊपर नीचे पॉलिनोमियल है, तो आंसर क्या आएगा? 1। मैंने क्या कहा था? ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, आंसर हमेशा 1 ही आने वाला है, तो देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो ये सारी चीजें आपको बस पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान सुनो। अगर ये एक कन्वर्जेंट पावर सीरीज है और कह रहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an इज इक्वल टू r। अब थोड़ा ध्यान सुनो, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला जो है वो ऊपर an होता है, बट इसमें an+1 दे दिया है, तो इसका मतलब इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो 1/r है। सिंपल सी बात है। अब कह रहा है देन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा? 1/r। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान दो, Pn दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, और थोड़ा चेंजेस किया है कि Pn an z/n का पूछा है, तो Pn का तो मुझे नहीं निकालना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था पॉलिनोमियल के साथ कोई भी an गिवन हो तो पॉलिनोमियल को छोड़ के उस an का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर दो, वही तुम्हारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। और an z/n का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? क्योंकि 1/r के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, तो अब मैं यहाँ पे इसको r यूज किया तो मैं r' यूज कर देता हूँ, तो r' की वैल्यू आ जाएगी 1/r। तो इसका रेडियस ऑफ इस an के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट 1/r है, और पॉलिनोमियल से कोई इफेक्ट नहीं होगा, log n से कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो देयरफॉर सिंपल सी बात है, क्वेश्चन मेरा जो है वो आ जाएगा 1/r, यानी कि फर्स्ट आंसर करेक्ट है। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंपल सी बात है, an को आइडेंटिफाई करो, तो आप बोलोगे an की वैल्यू है 5। अब अगर मेरे पास an 5 गिवन है, अरे an इज इक्वल टू मेरे पास गिवन है 5:n, और पूछा इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट। मैंने क्या कहा था? जब भी a:n फॉर्म का हो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट होता है 1/5। और अगर Zn पे ध्यान दो, Zn कह रहा है कि अगर Zn kn है तो उसी का kth रूट ले लो, तो 1/5 का अगर मैं 3 है तो क्यूब रूट लूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा? इसे न्यूमरेटर में लेके आऊंगा तो 5⁻⁻⁴, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन रॉन्ग। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने किसी भी क्वेश्चंस को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, क्योंकि हमें सारे ट्रिक हमें पता होनी चाहिए। an क्या है? 2⁻⁻n। सिंपल सी बात है, अगर माइनस में है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा? 2, बट यहाँ पे z⁻2n है तो सिंपल सा √2। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा, अब यहाँ पे z है, अब यहाँ पे पावर सीरीज का कन्वर्जेंस पूछा है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछेंगे तो हम लोग वो जो वैल्यू है √2 निकालेंगे। लेकिन अगर कन्वर्जन द पावर सीरीज कन्वर्जेंस, अगर इसका पूरा सर्कल पूछा है या डिस्क पूछा है किस डिस्क में होगा, तो ये होता है z⁻√2 में। अब बात आती है √2 पे चेक करने की, तो एक काम करो, z के प्लेस पे √2 पुट कर दो, और जब √2 पुट करोगे 2 कैंसिल होकर सिंपल क्या आ जाएगा? 2⁻n, 2⁻n और 2⁻⁻n और 2⁻n कितना आ जाएगा? सिंपल सी बात है 1 आ जाएगा। और 1 ये सीरीज कैसा है? कन्वर्जेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1 अगर सीक्वेंस में 0 पे कन्वर्ज नहीं हो रहा तो वो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। तो देयरफॉर ये जो आएगा मेरा लेस देन नहीं आएगा, अरे लेस देन इज इक्वल टू नहीं आएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको बाउंड्री पे क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करके चेक करना। ये डिपेंड करता है कि किस क्वेश्चन में बाउंड्री इंक्लूड है और किस क्वेश्चन में बाउंड्री इंक्लूड नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन जून 2011 में नेक्स्ट सेम क्वेश्चन सिर्फ नंबर चेंज करके पूछ लिया गया है। तो इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चंस आपको इजी क्वेश्चंस नेट में देखने को मिलते हैं। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। an की जो वैल्यू है वो सिंपल दे दी है 3⁻⁻n।
तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जन तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2kn के फॉर्म में है तो ये √3। तो देयरफॉर यहाँ पे जो z-1 है, z-1 ये लेस देन हो जाएगा, किससे लेस देन हो जाएगा? √3 से। अब ऐसे आप फिर से z को 3 पुट करके चेक कर सकते हो कि उस पर वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, जैसे पिछला एग्जांपल था सेम ऐसे ही, तो इसका भी सेकंड ऑप्शन करेक्ट। मतलब सेम टाइप के क्वेश्चन, सिर्फ नंबर चेंज कर दिया, वहाँ पे 2 था यहाँ पे 3, बाकी सेम क्वेश्चन है, और वहाँ पे जो सेंटर था वो ओरिजिन पे था, यहाँ पे सेंटर ऑफ पावर सीरीज क्या है? 1 है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो सेम टाइप के क्वेश्चंस भी कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है नेट में कि जो लगातार कंटिन्यू 2 ईयर में पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट ईयर सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का, ऑप्शन भी सेम, सब कुछ सेम रहते हैं। ऐसे चाहे वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात हो, चाहे अप्लाइड में या रियल में, ऐसे एक सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, ये n+2i है, इसको छोड़ दो। अगर मैं इससे एक नंबर दे दूं तो क्लियरली ये n⁻n फॉर्म का है, ठीक है, क्योंकि n+2i ये सिंपल सा एक पॉलिनोमियल है, तो मैं इसको अगर n⁻n के फॉर्म में लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहाँ कन्वर्जेंट करता है? ये कहीं भी कन्वर्ज नहीं होता। तो देयरफॉर मैं अगर सिंपल सी बात करूँ तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? 0, कि नो वेयर कन्वर्जेंट। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट कितना आ जाएगा? 0। आपको सारे वो पॉइंट क्लियर होने चाहिए बस। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा ध्यान दो, इसमें क्या बोल रहा है? n², ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 1+, थोड़ा ध्यान से देखो, इसको रफ कर देता हूं। पहले an आइडेंटिफाई करो। एक तो आपके सामने ये आ जाएगा कि z² + 1⁻n। तो ऐसे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, डायरेक्टली आंसर ही आ जाए। बट हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। वैसे तो ये तीनों मेरे वैसे ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि हम जो चेक करेंगे ना वो हमेशा z² + 1 पे चेक करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से, अब ये थर्ड आंसर को हम लोग चेक करते हैं। n² है, एक पॉलिनोमियल है, इसको भूल जाओ। बचा क्या? सिर्फ यही टर्म, ये तो सपोज पूरा z हो जाएगा, इसको छोड़ दो। अब बच क्या रहा है? सिंपल सी बात है, 1/1 + i⁻n। और अगर सपोज मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो 1/r की वैल्यू ये होती है, तो r ये अपॉन में आ जाएगा। अगर ये अपॉन में आ जाएगा तो ये उठ के ऊपर आ जाएगा, मतलब 1 + i⁻n से कैंसिल होकर सिंपल 1। और रहता है किस में? मॉड में रहता है। और अगर मैं इसका मॉडुलस वैल्यू निकालूँ तो 1 + i का जो मॉडुलस है, ये 1 तो ये कितना आ जाएगा? √2। आगे आपका आंसर √2। तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन क्लियर होगा कि जिसका कन्वर्जेंस आएगा वो क्या आ जाएगा कि जो z² + 1 है वो हमेशा लेस देन √2 आ जाएगा। तो अगर आपका डेफिनेशन क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो थर्ड आंसर होगा। ये भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्टली आपने वैसे ही बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। क्योंकि ये देखो, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको इसी में से क्वेश्चंस मिलेंगे, और एग्जाम में आपको अलग से कुछ सोचना नहीं, आपके माइंड में होना चाहिए हाँ ये तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका ये है, और इसी में से पूछे जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा बहुत ही हार्ड आपको नहीं पूछा जाए, बस आपको पता होना चाहिए कि किस डोमेन से कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और ये किस टाइप का है। अगर आपको टाइप पता रहेगा आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन, n, तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल 0। सेम क्वेश्चन है ये। अब यहां पे ध्यान दो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर सपोज ये मेरे पास an गिवन है, अगर मैं इसमें an⁻1/n का फॉर्मूला यूज करता हूं तो 1/r = लिमिट mod an⁻n। अब ये सारी पॉजिटिव है, मॉड हटा दो, और n में से जब मैं यहाँ पे n² है, अगर सिर्फ n होता ना तो डायरेक्टली हम लोग क्या कह देते, इसका आंसर 0 आएगा। बट यहाँ पे n² है, n² का मतलब ये है कि 1 + 1/n, यहाँ पे लिमिट भी रहेगा और सिर्फ एक n बचेगा, क्योंकि वो mod an⁻1/n में से एक n तो कैंसिल हो जाएगा। और ये कहाँ कन्वर्ज होता है? ये कन्वर्ज होता है e पे। तो 1/r अगर e पे हो रहा है तो r कहाँ होगा? 1/, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है,
ये हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 46। अब ध्यान दो, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ चेंज क्या किया, और ये गेट 2006 का क्वेश्चन है। मतलब आपको टाइप पता होंगे तो भी आप गेट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब ये गेट में भी इंपॉर्टेंट है, एनबीएचएम में भी इंपॉर्टेंट है, आईआईटी जैम में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वहां पे रियल एनालिसिस पे होता है। बट सेम प्रोसेस है, रियल एनालिसिस हो या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सेम टाइप के होते हैं। बट आपको याद रखना है थोड़ा, जेड जैसे अभी पिछला वाला क्वेश्चन हमने किया था कि मॉड जेड की वैल्यू 1 प्लस आई आ गई, तो वो थोड़ा आपको ध्यान देना रहता है कॉम्प्लेक्स में कि उसकी वैल्यू क्या आ गई √2। अब यहां पे देखो, ये एन क्यूब है, ये तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, एक पॉलिनोमियल है। मतलब पिछला वाला क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था 1/। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस को देखते ही आप उसको टैकल कर सकते हो, क्योंकि पॉलिनोमियल तो कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला, उसका आंसर हमेशा 1। इसको चेक कर लो, रूट टेस्ट लगा दो, एन एन कैंसिल होकर सिर्फ एन बचेगा, 1 + 1/n होल रेज़ टू n पे जब लिमिट अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगी ई, वो तो 1/r की वैल्यू होगी हुई, तो r की वैल्यू क्या होगी 1/e। सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। गेट 2006 का क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया। अब यहाँ पे दो फंक्शन दिए हैं, दो पावर सीरीज गिवन है, और आपको पूछा है कि दोनों का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट क्या होगा। पहले के रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट को स्मॉल r, सेकेंड के रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट को कैपिटल R से डिनोट किया गया है। अब थोड़े ध्यान से देखो, ना log n कुछ इफेक्ट देगा, ना ही n कुछ इफेक्ट देगा, आंसर 1। तो अगर मैं इसको ये वाला यूज कर दूं कि p ऑफ n an, तो n तो हटा दो, p ऑफ n है, और log n का क्या होता है 1। सिंपल सा। अब इसमें देखो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, क्योंकि इसमें स्मॉल r 0 है और एक में इन्फिनिटी है। अब इसमें देखो, इसमें आपको क्या पता चल रहा है, n तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बचा e⁻n²। अगर e⁻n होता तो सिंपल कह देते, आंसर आ जाता 1/e, क्योंकि a⁻n के फॉर्म में। बट e⁻n² है, तो अगर जब आप an1/n वाला यूज करोगे तो एक n से एक n कैंसिल, और ऊपर क्या बचेगा e⁻n, और 1/r इज इक्वल टू लिमिट e⁻n, तो 1/r क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और 1/r इन्फिनिटी मतलब 0, r 0। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग। और वैसे भी अगर ऊपर वाले का रेट बहुत ज्यादा है तो वो कहीं भी कन्वर्जेंट नहीं करता। अगर आपको रेट पे थोड़ा अगर आपकी पकड़ हो तो आपको डायरेक्टली समझ में आ, बट आपको कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जैसे n⁻n/n, दोनों में रेट किसका ज्यादा है n/n का, बट उसका आंसर जरूरी नहीं है कि उसका आंसर क्या आएगा ई आएगा। डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन हमें n से भी उसको डिवाइड करना है या फिर रेशियो टेस्ट यूज करना है, यहाँ पे सीरीज की बात हो रही है, तो उसका आंसर कितना आने वाला है 1/e, और e आता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। हाँ, अब ये थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। मैंने आपको लास्ट में एक पॉइंट बताया था, कभी कभी क्या होता है आपको उसको ब्रेक करना पड़ता है, तो जब भी हम उसे ब्रेक करते हैं और इसमें से ये देखते हैं कि सुप्रीमम वैल्यू क्या आएगी। जैसे अगर आपके पास लिमिट पुट कर रहे हो तो लिमिट में 1 2, जैसे आपने लिमिट सुपेरियर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि सारे लिमिट निकाल दो उसमें का सुप्रीमम, सारे लिमिट निकाल दो उसमें से इन्फीमम ले लो, वैसे यहाँ पे यूज करना है। जब आप n फैक्टोरियल को ओपन करने जाओगे, तो n फैक्टोरियल को जब आप ओपन कर रहे हो तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक काम करता हूँ, ऐसे ये टाइप के और भी क्वेश्चन है तो मैं आपको इसको बोर्ड पे ही बता देता हूँ, ठीक है। तो 48 49 और ये जो 50 वाला क्वेश्चन है मैं आपको बोर्ड पे बता देता हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा क्वेश्चन देख लो, एक काम करते हैं इसके बाद के जितने क्वेश्चन है ना मैं से आपको बोर्ड पे बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 48 जो कि कब पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। जब जेड के ऊपर जब n के प्लेस पे कोई और वैल्यू आ जाए तो आप क्या करो, उसको z/n के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और इसके जो कोएफिशिएंट होंगे उसको 0 लिख दो, हो गया उस फॉर्म में। तो उस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। तो सेम दोनों क्वेश्चन ऐसे ही है, 48 भी वैसा ही है, अरे यार क्या तकलीफ है, 49 50 भी उसी टाइप का है। अब उसके बाद से 51 थोड़ा अलग है, तो ये मैं आपको बता दूंगा। 52 भी थोड़ा डिफरेंट है, 53 भी डिफरेंट है, और
4 भी डिफरेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन एक काम करता हूँ आपको बोर्ड पे बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, तो बोर्ड पे आते हैं और ये एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 48 से ना। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 48। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? पूछा गया था दिसंबर 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना था इसका। यहां पे an की वैल्यू कितनी है? 1। अब थोड़ा ध्यान से एक काम करो, अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? n इज इक्वल टू 0 to इंफिनिटी। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस, जब मैं 0 पुट करूंगा तो 1 पुट करूंगा तो z, 0 पुट करूंगा तो भी z, 1 पुट करूंगा तो भी z। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं पुट करता हूं फॉर एग्जांपल इसके प्लेस पे 2 तो z स्क्वायर, 3 पुट करूंगा तो z/6, 4 पुट करूंगा तो 24, 5 पुट करूंगा तो z इज इक्वल टू 120। अब ये ऐसे आते जा रहा है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? थोड़ा ध्यान से देखना। 0 इंटू 1, 1 इंटू z, 0 इंटू 1 इंटू z स्क्वायर, 0 इंटू z क्यूब, 0 इंटू z/4, 0 इंटू z/5 और 1 इंटू z/6। ऐसे 0 इंटू z/7 से लेके 23 इंटू z/23 और यहाँ पे 1 इंटू z/24। ऐसे कंटिन्यू चलते जाएगा। फिर कहीं पे 0 इंटू z/25 और ऐसे ये आएगा कहां तक? 0 इंटू z/119 और फिर 1 इंटू z/120। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, या तो 0, जो मैं en की बात कर रहा हूं, en इज इक्वल टू या तो 0 होगा या तो 1 होगा। यही तो वैल्यू आ रही है, या तो 0 या तो 1। अब अगर n 0 है या तो en 1 है, तो अगर 0 है तो 1/r इज इक्वल टू an/1/n, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो हम लोग क्या लेते हैं उसमें? सुप्रीमम वैल्यू, लिमिट सुप्रीमम ऑफ an/1/। देखा जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है, सुप्रीमम लिया जाता है। तो जब मैं इसका सुप्रीमम लूंगा तो या तो और 0 और 1, अब ये दोनों सुप्रीमम वैल्यू क्या है? 1। तो आपको याद रखना है, जब मैं सुप्रीमम लूंगा तो सुप्रीमम क्या आ जाएगा? 1। तो देयरफॉर इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो कितना आएगा? 1। सिमिलरली आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करना है, क्वेश्चन नंबर 49। उसमें क्या दिया है? n का स्क्वायर दिया है, तो मतलब पहले 1 अरे 0 पुट करेंगे तो जो आपके पास रेडियस ऑफ पावर सीरीज का मैं एक्सपांड करूंगा तो ये मेरे पास 1, फिर 1 के लिए z, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, ऐसे सेम 0 और 1 सुप्रीमम क्या आएगा? 1। तो सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए इसमें। अब जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन था सॉल्यूशन नंबर 50। ठीक, सॉल्यूशन नंबर 50 में 1 प्लस z स्क्वायर बाय 2 माइनस z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस, देखो प्लस प्लस प्लस, फिर उसके बाद z/4 बाय 2 का स्क्वायर प्लस z/5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस z/6 बाय 2 क्यूब माइनस z/7 बाय 7 फैक्टोरियल। अब थोड़ा ध्यान से देखो, मैं an को क्या लिख सकता हूं? an की वैल्यू यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 1/2, यहां पे 1/3 फैक्टोरियल, यहां पे 1/2 स्क्वायर, यहां पे 1/5 फैक्टोरियल, यहां पे 1/2 क्यूब, यहां पे 1/7 फैक्टोरियल माइनस। ठीक है, इसका मतलब ये है ऑड टर्म पे इसकी वैल्यू आ रही है 1/2n। ठीक है, an इज इक्वल टू 1/2n। ये कब आ रहा है? जब मेरी n ऑड है। नेक्स्ट इवन के लिए क्या आ रहा है? 1 माइनस 1/n फैक्टोरियल, यही तो आ रहा है। अब थोड़ा ध्यान से देखो,
an रेस टू 1/n का सुप्रीमम वैल्यू आपको निकालना है। लिमिट पुट कर दो और इसका सुप्रीमम निकालो। ये मुझे पता है इसका आंसर कितना आने वाला है। जब मैं 1/2 रेस टू n पे निकालूंगा और 1/n फैक्टोरियल, इसका आंसर आने वाला है 0। कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसमें जब मैं पुट करूंगा तो इसका आंसर आने वाला है 1/2। दोनों में मैक्सिमम कौन सा है? 0 और 1/2 में मैक्सिमम कौन सा है? 1/2। तो आपको क्या लेना है? सुप्रीमम वैल्यू लेनी है 1/2। अब थोड़े ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 आ रहा है, बट ये 2 जो है ये इवन ऑड में मैं इसको ब्रेक कर चुका हूं। जब मैं इवन और ऑड में ब्रेक कर रहा हूं उसको, अच्छा n प्लस 0 के लिए 1 के लिए और 2 के लिए, ठीक है। तो इवन के लिए आ रहा है, सॉरी। तो अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं, 0 2 4 6, इवन इंटीजर अगर बोलते हैं तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब z को मैं ऐसे लिख सकता हूं। और इसके लिए आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? an की वैल्यू आ रही थी 1/2, ये मेरा सुप्रीमम वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से आ रहा था। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जन 2, और ये सिर्फ इवन वाला पार्ट ले रहा हूं, इसके लिए √2। तो देयरफॉर जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट होगा या फिर r की वैल्यू में क्या कह सकता हूं? √2। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने आने चाहिए। जब भी ऐसा 2 आंसर आते हैं तो आपको लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an रेज़ टू 1/n का सुप्रीमम वैल्यू लेना, ठीक है। क्योंकि जब हम 1/r का सुप्रीमम लेंगे तो r क्या आ जाता है? वो इन्फीमम हो जाता है, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा लोवेस्ट लिया जाता है। इसीलिए जो उसको अपॉन में करते हैं तो वो उसको सुप्रीमम लेते हैं an रेज़ टू 1/n का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 51। अब 51 को थोड़ा ध्यान से देखो, ये कहे क्या रहा है कि एक पावर सीरीज गिवन है, n इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी an z टू n, ये कन्वर्जेंट है z इज इक्वल टू 3 प्लस i4 पे। इसका मतलब क्या है? 3 इस पॉइंट पे अगर कन्वर्जेंट है तो किसी भी पॉइंट पे अगर वो कन्वर्जेंट, इसका मतलब क्या होगा? तो इसके हर एक पॉइंट पे कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो सकता है। अब एक बात बताओ, अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये हो गया तो आपको पता होगा कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का जब हम एक डिस्क बनाते हैं उस रेडियस का, तो वो मेरा लार्जेस्ट इंटरवल है जिसके हर पॉइंट पे मेरा जो सीरीज है वो पावर सीरीज कन्वर्जेंट होता है। तो इसका मतलब और एक डेफिनेशन होता है जो आगे हम लोग यूज करेंगे कि जो आर है ना वो हाईएस्ट लेंथ है, जिस लेंथ पे, या हाईएस्ट लेंथ बोलो, या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल ओरिजिन से मैं एक रेडियस बनाऊंगा, ठीक है। जैसे मुझे एक सिंगुलैरिटी मिल जाए उसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट, ठीक है। मतलब पहले सिंगुलैरिटी और ओरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं रेडियस, यानी कि वो कन्वर्जेंस की रेडियस बता रहा है। यानी कि जब तक आर है, आर के और ओरिजिन के बीच जो लेंथ बनाते हैं उस इंटरवल पे कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है। जैसे ही पहले सिंगुलैरिटी मिल जाएगी वही जो हमारा लेंथ होता है उसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि इस पॉइंट पे अगर वो कन्वर्जेंट है तो एक काम करता है, डिस्टेंस निकाल देता हूं। तो जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा 3 प्लस i4 का, तो ये कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, यानी कि 5। मतलब 5 तक इस सर्कल में तो ये कन्वर्जेंट है। अब इसका मतलब ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट या तो 5 होगा या तो उससे ज्यादा होगा, तभी जाके ये इससे कन्वर्जेंट। उससे अगर कम होगा तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बाहर कभी भी हमारा सीरीज कन्वर्जेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो लार्जेस्ट इंटरवल होता है जिसमें हमारा सीरीज पावर सीरीज कन्वर्जेंट होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो देयरफॉर आर की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, उससे कम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52।
52 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये दिसंबर 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिखा दिया तो आप लोग वो देख सकते हो कि f अगर एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है इन दी ओपन यूनिट टेस्ट, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया ना वही यूज होने वाला है। अगर होलोमॉर्फिक है तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गया, इसमें कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है। ये एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब मैं बात कर रहा हूं ओपन डिस्क में तो कहीं पे यहां पे भी सिंगुलैरिटी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अब कह रहा है कि ये जो पावर सीरीज है अबाउट z इज इक्वल टू 0, जिसपे लिमिट जब मैं z टेंड्स टू 1 करूंगा तो f ऑफ z डिफाइन नहीं हो रहा। इसका मतलब तो इस पॉइंट पे अगर डिफाइन नहीं हो रहा है इसका मतलब यही है कि इस पॉइंट पे सिंगुलैरिटी है। अब मैं कह रहा हूं कि ओपन डिस्क के अंदर कहीं भी कोई सिंगुलैरिटी नहीं, और पहला सिंगुलैरिटी क्या आ गया 1 पे। इसका मतलब जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट है 1, क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट यही कहता है कि उसके अंदर फंक्शन की कोई सिंगुलैरिटी नहीं होगी, और जिस पॉइंट पे पहला सिंगुलैरिटी आ जाए उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं कि वो हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट होगा। अब यहां पे होलोमॉर्फिक है, कोई सिंगुलैरिटी नहीं, तो फर्स्ट सिंगुलैरिटी से लेके बीच के ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जन। तो आर की वैल्यू 1 आ गई। अब ऑप्शन में क्या था आपके पास 0 और आर की वैल्यू 0 to 1, और आर की वैल्यू कह रहे हैं 1 और आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग। और ये क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2017। अगर आपको डेफिनेशन पता है, प्रॉपर डेफिनेशन, तो उससे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको सारे टाइप के क्वेश्चन नेट में इसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं मिला। अगर आप प्रीवियस ईयर के हर एक क्वेश्चन को विथ कॉन्सेप्ट, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चंस को उठा के कर रहे हो, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है और अगर आप क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे टॉपिक के, और उसके बाद आपसे अगर क्वेश्चन बन रहे हैं, इसका मतलब नेट में उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 52। अब देख लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 53 का। 53 क्या कह रहा है, सिंपल से क्वेश्चन है, ये तो आपको डेफिनेशन बेस है, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सिंपल सा डेफिनेशन पूछ रहा है, f ऑफ z इज इक्वल टू n इज गोइंग फ्रॉम 0 to इंफिनिटिव an z माइनस a रेज़ टू n। ठीक है, ये पावर सीरीज गिवन है और कह रहा है कि अगर इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है तो इसमें 4 कंडीशन दी है। तो ये देखो, ये तो सिंपल टेलर सीरीज का है कि जो an होता है, जब भी n की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू n होगी तो an की वैल्यू 1/n फैक्टोरियल f रेज़ टू n होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे an की वैल्यू ये होती है। अगर ये इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट r है और सेंटर, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये 0 ओरिजिन से रहेगा तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा 0। ये आपको जब टेलर सीरीज पढ़ाया जाता है तो वहां पे ये बताया जाता है कि जो वेयर an इज इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल ये, और अगर n इज इक्वल टू लेस देन के लिए रहेगा तो वो हमारा लॉरेंट सीरीज हो जाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं सॉल्यूशन नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। अब ये देखो, अच्छा ये क्वेश्चन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट का नहीं है, ये सिंपल यूनिफॉर्मली का है। तो वैसे भी देखो, ये आपको पता ही होगा, अगर रियल का भी थोड़ा नॉलेज है तो सिंपल सी बात है। देखो ये 1 है एंड अगर आप पी सीरीज का भी थोड़ा लॉजिक यूज करो तो सिंपल सी बात है, ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट तो सीरीज होगा, और आप इसको प्रूव कर सकते हो। अगर मॉड भी लगा दो तो भी कन्वर्जेंट होता है, मतलब ये कैसा कन्वर्जेंट है ऑब्सोल्युटली। और अगर आप यहाँ पे जेड भी यूज हो रहा है, इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सिंपल कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कब होगा, तो बोल्जेनो-वायरस्ट्रास थ्योरम का यूज करके आप इसको क्या बता सकते हो कि ये कन्वर्जेंट है। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी है, ऑब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी है। ऑब्सोल्युटली के लिए मॉड लगाना पड़ता है और यूनिफॉर्मली के लिए हम लोग यूज करते हैं जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, वहां पे बोल्जेनो-वायरस्ट्रास थ्योरम से हम लोग सीरीज को कन्वर्जेंट बता सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग जब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे रियल में और यहाँ पे दोनों को साथ में कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्यूशन नंबर 50 का। ये क्वेश्चन भी थोड़ा लॉरेंट सीरीज से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कैसे करना है।
कह रहा है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा एक पावर सीरीज एफ ऑफ जेड का, मतलब ये जब एक्सपांड करके जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू अगर 1/z है, अबाउट z इज इक्वल टू 1/4। अगर आपको इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, एफ ऑफ जेड अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो इसको मैं एक्सपांशन करूंगा तो क्या होगा, 1/z z² इस तरीके से आएगा। और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट क्या होता है 1, क्योंकि हर एक का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट 1 है। तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ जेड को 1 क्या चाहिए मुझे, मेरे पास क्या गिवन है, z गिवन है, और मुझे चाहिए क्या, z इज इक्वल टू -1/4। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4। तो ये मेरे पास आ गया 3/4 माइनस z माइनस 1/4। तो एक काम करता हूं, मैं यहां से 3/4 को कॉमन ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस, अब इसको कैंसिल करने के लिए मुझे यहां पे लेना पड़ेगा 4/3। तो ये 4/3 और z माइनस 1/4 इस तरीके से आ जाएगा। और जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपके पावर सीरीज में ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो ये z माइनस 1/4:n। अब ये तो आपको पता ही है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जन क्या होगा, 4/3 है तो 3/4। तो वहां से आपका आंसर जो है वो थर्ड। ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। हर टाइप के मैंने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के एग्जांपल्स आपको बता दिए। तो अब आप लोग किसी भी पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी बहुत ही इजी मेथड से। मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए कि कैसे आप लोग किसी भी पावर सीरीज को देख के उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर क्या था ये आप लोग देख सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे बाकी सारे स्टूडेंट के साथ अपना डिस्कशन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।